पहला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक प्रवृत्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबंध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन और चंद्रगुप्त। तो ये आषाढ़ का एक दिन की भूमिका में लिखा हुआ है। आषाढ़ का एक दिन की एक नाटक है और इसकी रचना मोहन राकेश ने की है। तो उसी की भूमिका में जो प्रश्न के रूप में कथन दिया गया है वो उल्लिखित है। मोहन राकेश के बारे में अतिरिक्त जानकारी ये है कि नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए एक कहानीकार हैं, साथ ही साथ ये उपन्यासकार भी रहे हैं, नाटककार भी रहे हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुछ दिन तक तो वैसे ये सारिका के संपादक भी रहे हैं, लेकिन मोहन राकेश को जो प्रसिद्धि मिली वो उनके द्वारा रचित नाटकों से ही मिली है। मोहन राकेश की डायरी हिंदी में एक बहुत ही अच्छी लिखी हुई विधा है हिंदी की, और इसकी रचना भी मोहन राकेश ने ही की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में लिखा हुआ है मोहन राकेश की डायरी, डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी और एक कार्यकर्ता की डायरी। यानी हिंदी में जो डायरी लेखन की विधा है उससे संबंधित यह प्रश्न है। तो वैसे ये डेट वाले क्वेश्चन है, यानी कि फैक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन में आपको याद होना ही होगा, तभी आप बना पाएंगे। कम से कम आपको 1 या 2 विकल्प के बारे में फैक्चुअल नॉलेज होने चाहिए कि किस ईस्वी में आए हैं। जैसे इसमें मुझे सिर्फ एक के बारे में पता है कि डायरी के कुछ पन्ने ये घनश्याम दास ने लिखा था और 1940 के आसपास लिखा था। तो उसके थ्रू मैं एलिमिनेट कर लूँगा, क्योंकि ख में 1 का जो मिलान है वो सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर स में ही है, ये वाला विकल्प, और इसके थ्रू और इसके अलावा किसी में नहीं है ख के साथ 1, तो मैं इस ऑप्शन को टिक कर लूँगा। तो इसी तरीके से पता चलता है कि क्वेश्चन थ्योरी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। वैसे मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, मोहन राकेश की डायरी स्वयं मोहन राकेश ने ही लिखा है। डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिरला, यही सिर्फ मुझे पता था कि 1940 के आसपास घनश्याम दास बिरला ने ये इसकी रचना की थी, और इसी के थ्रू मैंने उस क्वेश्चन को बनाया। नेक्स्ट है एक कार्यकर्ता की डायरी, तो सीताराम केसरिया ने इसकी रचना की है। अगला प्रश्न है, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो इसमें से आप यह तो जानिए कि कौन सी नहीं है और कौन सी है। अगर ये पता है तो उसके हिसाब से भी आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका सही विकल्प है, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए। ये इसका समर्थन ये नहीं करते हैं कि भाषा में मिथक और बिंब प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त जो शेष विकल्प हैं इसका ये समर्थन करते हैं कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिए। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है, और गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ऐसा इनकी मान्यता थी, यानी कि वर्ड्सवर्थ की मान्यता थी। वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक रचना तो आप सबने पढ़ी ही होगी, डैफोडिल्स, जो क्लास 10th या 12th में। अगला प्रश्न है जो एक तर्क और स्थापना के आधार पर क्वेश्चन है। स्थापना ये है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। मतलब कविता क्या है इसके बारे में पहला स्थापना दिया गया है। स्थापना वाक्य यानी कि स्टेटमेंट है। इसके पीछे तर्क दिया गया है, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को अगर समझ में आए या ना आए तो कैसे बना सकते हैं। स्थापना पढ़ने के साथ ही ना पढ़ते पढ़ते ही क्योंकि जोड़िए। जैसे कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है, क्योंकि केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो जब आप क्योंकि शब्द जोड़ेंगे तो आपको एहसास होने लगेगा कि सही है कि गलत है। अगर गलत रहेगा तो आपको वो सेट नहीं करेगा, दोनों वाक्य, स्थापना वाले वाक्य और तर्क वाले वाक्य। और अगर सेट कर जाएगा तो समझ लीजिए कि सही है। ज़्यादातर प्रश्न आप इस तरह से सही कर सकते हैं अगर आपको ना पता हो फिर भी। तो जैसे देखिए, इसमें ये बात सही है कि क्योंकि जोड़ने से भी ऐसा एहसास होता है कि हाँ ऐसा होने से ऐसा नहीं हो, यानी ऐसा नहीं होने से ऐसा होना चाहिए। केवल मनोरंजन कविता का उद्देश्य नहीं होता है। कविता का तो उद्देश्य यही होता है कि जो जीवन में, संसार में जो चीज़ें संवेदनशील चीज़ें हैं और उसका कवि प्रत्यक्ष रूप से शब्दों के थ्रू मनुष्य तक पहुँचाता है, उसके हृदय तक पहुँचाता है। और इसीलिए कहते हैं कि कविता सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है,
इसके थ्रू इंसानी संवेदनाओं को भी जगाया जाता है। तो तर्क और स्थापना दोनों सही है, इसलिए विकल्प नंबर स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सूची 1 में रचनाएं दी हुई है और सूची 2 में रचनाकार दिए हुए हैं। क्वेश्चन में आगे डिस्कस करने से पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन का विकल्प जो सेट किया गया है वो गलत सेट किया गया है और इसके फ्री में नंबर भी मिले थे इस साल, जिस वर्ष ये एग्ज़ाम हुए थे जून 2019 में। जैसे इसमें लिखा हुआ है सूची 1 में काव्य प्रकाश, रस राज, रस विलास, रस सारांश और मतिराम। तो काव्य प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो आचार्य मम्मट हैं, लेकिन विकल्प में कहीं भी आचार्य मम्मट नहीं दिया हुआ है, जबकि ऑप्शन में 4, 1, 2, 3 ऐसे करके दिया हुआ है, ना ही 4 में, ना ही 1 में, ना ही 2 में, ना ही 3 में आचार्य मम्मट का नाम है। में जो विकल्प सही लगाया हुआ है वो सिर्फ इस आधार पर लगाया हुआ है कि रस राज के जो रचयिता हैं वो मतिराम हैं। तो रस राज के आधार पर मतिराम है, एक ही ऑप्शन में है, इसलिए टिक लगाया हुआ, तो ये गलत है। इस सारा विकल्प जब आप चेक करेंगे तो नहीं सेट कर पाता है। सही विकल्प ये है कि रस राज के रचयिता हैं मतिराम, रस सारांश के रचयिता भिखारी दास हैं, जबकि काव्य प्रकाश की रचना आचार्य मम्मट ने किया था, यही विकल्प में है ही नहीं कहीं पे। और रस विलास के रचनाकार हैं चिंतामणि। तो इस प्रकार से इसका जो सही विकल्प होना चाहिए वो प्रश्न में है ही नहीं, इसलिए फ्री में मार्क्स सबको मिले थे।